हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका अपना मिश्रा सर। जैसा कि आपको पता है कि मेरे ऑनलाइन यूट्यूब ट्यूशंस क्लास में इसके पहले वाले वीडियो में हमने न्यू चैप्टर क्लास 11th का हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 1 स्टार्ट किया था, ठीक है। और वहाँ अगर आप लोग मेरे इसके पहले वाले वीडियो में जाएंगे तो उसमें आपको हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 1 के बारे में बहुत सारा टॉपिक्स मिलेगा। और आज जो हम लोग करने वाले हैं उसी चैप्टर वही चीज हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का अगला टॉपिक्स जिसका नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो होता क्या है, जैसे फर्स्ट लॉ के बारे में अगर बोला जाए कि क्या होता है, इसको सीखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना। देखो स्टेटमेंट बहुत इजी होता है फर्स्ट लॉ का देना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिपेंड करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। मतलब अगर आप लोग को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पता है, जैसे एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब एनर्जी को हम लोग ना ही नष्ट कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं, बट एनर्जी को हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और इसी लॉ को बोला जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। समझ में आई बात। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही होता है। और एक मैथमेटिकल लॉ भी हम देंगे इससे रिलेटेड। पहले देखो सीधा लिखेंगे, द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed but it can transfer from one form to other form। समझ में आई बात। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मतलब एनर्जी को हम लोग ना ही क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, बट उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका एक और स्टेटमेंट दे सकते हैं कि इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, जिसका सिंबल लेंगे dq, टेकन in a system it is equal to sum of change in internal energy, जिसका सिंबल लेंगे du, है ना। इंटरनल एनर्जी का सिंबल u लिया जाता है तो हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी का du एंड वर्क डन dw परफॉर्म बाय द सिस्टम है ना। एकदम आराम से मेरे पहले वाले YouTube चैनल्स में आप जाएं, वीडियो में बहुत सारा चैप्टर्स मेरा कंप्लीट हो चुका है ऑनलाइन ट्यूशंस में, है ना। अब हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की ओर बढ़ रहे हैं, क्लास कर रहे हैं। चलो देखो हो क्या रहा है। इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट टेकन इन अ सिस्टम it is equal to the sum of change in internal energy and work done by the system। होता क्या है, इसको एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। देखो जैसे कि मान लेते हैं अगर एक कंटेनर दिए, ठीक है, ये मेरा एक कंटेनर है, ध्यान से समझिए, और इसके ऊपर एक ढक्कन लगा दिए, ढक्कन, ठीक है। तो होगा क्या, इसमें अगर हम लोग वाटर भरे हुए हैं, अब देखो इसको बर्नर्स पर रख करके गर्म करेंगे। मतलब यहाँ पर हम लोग को हीट देना है। तो हीट का मतलब क्या होगा, सिंबल Q। तो जैसे ही इसको हीट मिलेगा ना वाटर को, तो क्या होगा, ये बॉयल होना चालू करेगा, गर्म हो जाएगा। और बॉयल होने के बाद ये क्या करेगा, वाटर अपने आप को कन्वर्ट करेगा गैस में, वेपर में। तो वेपर को जो कन्वर्ट करेगा, तो सबसे पहले हमने हीट दिया, हीट देने के बाद इसमें क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी क्रिएट हुआ, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। अब मतलब हीट दिए तभी तो ये बॉयल किया ना, तो बॉयल किया तो मॉलिक्यूल्स क्या हुआ, लिक्विड का आपस में टकराया, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी। तो इसका मतलब U।
अब ये जो ढक्कन ऊपर लगा है ये क्या होगा ना कि इसको ये ऊपर की ओर ढकेलना चालू करेगा। ये जो वेपर है ये इसको ऊपर की ओर ढकेलना चालू करेगा। मतलब हो क्या गया कि ये बीच में वर्क हुआ है ना, बीच में वर्क हुआ। मतलब आपका जितना आपने जितना हीट दिया Q वो किसके बराबर होगा, इंटरनल एनर्जी और प्लस वर्क डन के बराबर। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। समझ में आ गया। अब देखो, अब वही स्टेटमेंट हम यहाँ पर लिखें तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा फर्स्ट लॉ का, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंटर के लिए कि dq इक्वल टू du प्लस dw। इसको हमेशा याद रखना। अगर कोई बच्चा आपसे पूछा कि राइट द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तो आपको बोलना है dq इक्वल टू du प्लस dw। समझ में आया बात। अब dq हम लिख चुके हैं, dq का मतलब चेंज इन हीट, चेंज इन हीट, और du का मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, है ना। और dw का मतलब हो गया वर्क डन, dw का मतलब वर्क डन। समझ में आ गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। पहला आप लोग नोट करो। देखो इसके बाद हम लोग आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में एक और पॉइंट आपको बताते हैं। जैसे dq बराबर हमने अभी फॉर्मूला दिया ना du प्लस dw। मेरे भाई देखो dw इक्वल टू होता है Pdv, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। इसके पहले वाले क्लास में आप जाओ और मेरा वीडियो को सर्च करो, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स मिलेगा आपको ये। उसके बाद देखो तो dq इक्वल टू du प्लस dw के प्लेस पर आप Pdv भी ले सकते हो, है ना। ये भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो फर्स्ट लॉ का, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देख रहे हैं FLOT, है ना। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग एप्लीकेशन की ओर जाते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या क्या एप्लीकेशन होता है, ठीक है। ये बहुत ही हार्ड और बहुत ही अच्छा चैप्टर से इसको हम इजी वे में समझाते हैं। देखो पहला एप्लीकेशन आपको हम बताते हैं कि एप्लीकेशंस में पहला मेरे को पढ़ना है आपको साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। व्हाट इज द साइक्लिक प्रोसेस भाई। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब आप जिस पॉइंट से स्टार्ट करते हो उसी पॉइंट पर आकर एंड करते हो, दैट इज द साइक्लिक। मतलब हीट का यूज करना है, जिस पॉइंट से हीट स्टार्ट हुआ उसी पॉइंट पर आकर के हीट एंड कर जाएगा, खत्म हो जाएगा, दैट इज द साइक्लिक प्रोसेस, है। देखो इसका मतलब सीधा याद रखना कि साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का वैल्यू 0 होता है। तो इन साइक्लिक प्रोसेस द टोटल internal energy remains constant। अब देखो तो इंटरनल एनर्जी du इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना, सीधा। अब इसको यूज करना है बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसमें यूज करके आपको दिखाना है FLOT। तो dq बराबर हमने फॉर्मूला दिया du प्लस dw। आप देखो du का वैल्यू क्या होगा 0, यानी dq बराबर dw। इससे क्या प्रूव हुआ कि साइक्लिक प्रोसेस में आपने जितना हीट दिया ना उतना वर्क डन हुआ। मतलब हीट इज इक्वल टू वर्क डन, इक्वल टू वर्क डन, बट du इक्वल टू 0। दैट इज द साइक्लिक प्रोसेस। सेकेंड एप्लीकेशन है लैटेंट हीट। पहले इसको नोट करो फिर बहुत सिंपल। देखो अब हम लोग आते हैं सेकेंड एप्लीकेशन, दैट इज द लैटेंट हीट के बारे में। देखो लैटेंट हीट एक्चुअल में होता क्या पता है। लैटेंट हीट का हिंदी होता है गुप्त ऊष्मा। जैसे समझो बात को, छिपा हुआ हीट, है ना, गुप्त ऊष्मा। द मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द वन स्टेट टू अदर स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब किसी निश्चित तापमान पर कोई भी ऑब्जेक्ट अपना एक अवस्था से दूसरे अवस्था में कन्वर्ट होता है, होने में जितना हीट लगता है, दैट इज द लैटेंट हीट। जैसे एक एग्जांपल से समझो। देखो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन लिख देते हैं। द मिनिमम
amount of heat required, the minimum amount of heat required to change the one state to other state at constant temperature is called latent heat, है ना। अब देखना यहाँ पर होता क्या है, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक कंटेनर में पानी भरा हुआ, ठीक है, लिक्विड, इसको बर्नर पर रख के हीट करना, मान लेते हैं आप इसको हीट कर रहे हैं, इसमें वाटर है, ठीक है, लिक्विड है। अब आप इसको जब हीट करोगे तो हीट करने से क्या होगा कि अगर एक समय आएगा कि इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रीच कर जाएगा, पहुंच जाएगा। तो जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस इसको मिला, ये क्या होगा, बॉईल करेगा, ठीक है, बॉईल करेगा 100 डिग्री पर। लेकिन आप इसके बावजूद भी टेम्परेचर को बढ़ाते जाओ, तो क्या होगा बढ़ाने से, तो ये जो लिक्विड है ये कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। अगर आपने 100 डिग्री से ज़्यादा किया, 101, 102, 103, तो इसका मतलब है कि ये अपने आप को कन्वर्ट कर देगा। तो वाटर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वेपर में। तो भैया मेरे वाटर से वेपर में कन्वर्ट होने के लिए जितना टेम्परेचर लगा, दैट इज द लेटेंट हीट। समझ में आ गया। अब देखो लेटेंट हीट को डेनोट किससे करेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है कि इसको हम लोग डेनोट करेंगे एल से। तो हीट है तो ऐसा यूनिट तो हम लोग जूल लेंगे ही ना, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है ये देख लो, ठीक है। हीट इक्वल टू मास इंटू लेटेंट हीट, मास इंटू लेटेंट हीट, मतलब Q बराबर m इंटू एल। इसका मतलब लेटेंट हीट का फॉर्मूला Q बटे m। तो Q का मतलब हीट, m का मतलब मास, है। तो अभी हम लोग इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यूज करेंगे, तो थोड़ा सा हम इसको रफ कर ही देते हैं। देखो अब इसके आगे हम लोग इसको यूज करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग FLOT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फॉर्मूला क्या होता है, dQ बराबर du प्लस dW। तो अब यहाँ ध्यान दो, तो dQ इक्वल टू du प्लस TdV लिखेंगे, है ना, TdV। तो dQ, Q बराबर क्या है यहाँ, m इंटू एल, तो पुट कर दो m गुना l। du चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी, प्लस TdV, तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अब यहाँ से L का फॉर्मूला आ गया UF माइनस U1 प्लस PVF माइनस VM डिवाइड M। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करके, है ना। ये हुआ मेरा एप्लीकेशन, ठीक है, पहले लो। देखो अब हम लोग आते हैं स्पेसिफिक हीट के बारे में समझते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो सबसे पहले होता क्या है ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक यूनिट मास में 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देने पर जितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा, दैट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फिर से समझो, एक यूनिट मास में 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देने पर जितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा, दैट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मतलब सीधा आप लिख सकते हो कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट गिवन द यूनिट मास बॉडी,
given the unit mass body at temperature 1 degree Celsius is called specific हीट। ठीक है, अब स्पेसिफिक हीट को डेनोट किससे करेंगे ये मैटर है, तो इसको हमेशा सी से नोट करना है, स्मॉल सी। इसका फॉर्मूला क्या होगा, Q इक्वल टू होता है mCT। mCT मतलब Q का मतलब हीट, M का मतलब मास, C का मतलब स्पेसिफिक हीट इनटू टेम्परेचर, मतलब C इक्वल टू Q बाय M गुना T, है ना। Q का मतलब हीट, M का मतलब मास, T मतलब टेम्परेचर। ठीक है, दैट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब देखो यहाँ पर इसका दो टाइप होता है, एक होता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसके बारे में देखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या हुआ कि आपको प्रेशर कांस्टेंट रखना है, उसके बाद जितना अमाउंट ऑफ हीट 1 यूनिट मास बॉडी को देंगे 1 डिग्री सेल्सियस पर, दैट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले तो इसको सीधा आप डेफिनेशन दे सकते हो, द मिनिमम amount of heat given the unit mass body at 1 degree Celsius temperature at constant pressure। ये डेफिनेशन आप दे सकते हो, है ना। तो हम लोग इसको डेनोट किससे करेंगे, तो इसका सिंबल होता है, इट इज डिनोटेड बाय Cp। ये Cp मतलब फॉर्मूला आप लिख सकते हो dq इक्वल टू Cp गुना dt, Cp इंटू dt। तो आप समझ गए ना, dq का मतलब हो गया हीट, Cp का मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और dt का मतलब चेंज इन टेम्परेचर। दैट इज द टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट। अभी और पढ़ेंगे इसके बारे में। देखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम के बारे में। अब हमें कांस्टेंट वॉल्यूम रखना है, वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है इसे। देखो तो सीधा हम लोग लेंगे इसका डेफिनेशन, द मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट required to change unit mass body at given temperature, कितना, तो 1 डिग्री सेल्सियस, बट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये डिफाइन करें, इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इतना बड़ा नाम है, इसलिए शॉर्ट में लिखें, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होगा कि किसी कांस्टेंट वॉल्यूम पर 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देने पर जितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा, दैट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसे हम लोग डेनोट किससे करेंगे, तो इसको भी हम लोग जो डेनोट करेंगे ना, वो आपका CV। देखो इसका भी फॉर्मूला होगा dq बराबर CV इंटू dt, है ना। मतलब ये फॉर्मूला आपने समझ लिया। अब एक बात देखो, होता क्या है कि जैसे एक क्वेश्चन कभी कभी आता है कि वाई Cp इज ग्रेटर देन Cv, Cp इज ग्रेटर देन Cv, है ना, कि मतलब Cp बड़ा है Cv से, है ना, क्यों। ठीक है, अब देखो होता क्या है इसका आंसर। आप एक बात गौर करो, एक तरफ Cp लेते हैं और एक तरफ Cv लेते हैं। Cp
याद रखना इसमें आपको कांस्टेंट प्रेशर रखना है, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, एकदम थॉट समझो। सीपी वाले फंक्शंस में आपको कांस्टेंट प्रेशर रखना है। तो जब आप इसमें हिट दे रहे हो, हिट इज गिवन, दिया गया, हिट दिया गया, तो उस टाइम आपका वॉल्यूम क्या होगा, चेंज कर जाएगा। वॉल्यूम क्या होगा, चेंज करेगा। और वाकई में चेंज करेगा यार, कि अगर किसी बॉडी में आप हिट करते हो तो उसका शेप एंड साइज चेंज करेगा, लेकिन प्रेशर चेंज नहीं करेगा, प्रेशर कांस्टेंट रखना है इसमें। तो आप दिमाग लगाओ, अगर आपका वॉल्यूम चेंज किया इसका मतलब वर्क हुआ, वर्क डन इज पॉसिबल, वर्क डन इज पॉसिबल। जस्ट लाइक सीबी में, इसमें आपको कांस्टेंट रखना है वॉल्यूम, मतलब आपको कांस्टेंट क्या रखना है, वॉल्यूम। तो जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो अगर आप हिट देते हो, मान लेते हैं हिट दिया हमने, तो हिट देने से क्या होगा कि वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा, वॉल्यूम नॉट चेंज। तो भैया मेरे अगर वॉल्यूम चेंज ही नहीं किया, आप मान लो ये एक मार्कर पेन है, इसमें हम हिट दिए, इस मार्कर पेन पर कोई असर नहीं हुआ, कोई शेप एंड साइज चेंज नहीं हुआ, तो वर्क डन कितना हुआ, 0। इसका मतलब इसमें जो मेरा वर्क होगा वह 0। तो आप समझ गए होंगे कि सीपी वाले फंक्शंस में वर्क डन पॉसिबल है, सीबी वाले फंक्शंस में वर्क डन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए सीपी बड़ा है सीबी से। बात समझ में आया? तो हम लोग इसको कह सकते हैं आंसर में कि सीपी ग्रेटर देन सीबी। ये तो थ्योरेटिकल से हुआ, हम एक किसका मैथमेटिकल फंक्शन से भी प्रूफ करके दिखाएंगे, पहले आप लोग इसको नोट करो। देखो अब हम लोग आते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में, बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में। देखो सबसे पहले तो हम लोग इसको डिफाइन, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा है, इसको डिफाइन करेंगे कि इन दिस प्रोसेस द टेम्परेचर रिमेन्स constant, the temperature remains constant, that is isothermal। isothermal प्रोसेस का मतलब हुआ वैसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर आपको कांस्टेंट रखना है। इसका मतलब dt इक्वल टू 0 लेंगे, कांस्टेंट है तो 0 लेंगे। अब देखो, अब इसके बाद आपको दिखाते हैं आइसोथर्मल इक्वेशन, आइसोथर्मल इक्वेशन है ना। देखो आइसोथर्मल इक्वेशंस का मतलब क्या होता है, इसमें आपको आइडियल गैस इक्वेशन यूज करना है, PV इक्वल टू NR, ध्यान दीजिए। तो N का मतलब यहाँ क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। अब देखो यहाँ पर, तो R का मतलब हुआ आइडियल गैस कांस्टेंट, ठीक है, आइडियल गैस कांस्टेंट। और T का मतलब टेम्परेचर, P प्रेशर, V वॉल्यूम। तो अब यहाँ ध्यान दो, अगर आप 1 मोल लेते हो, नंबर ऑफ मोल कितना लेना है, 1 मोल आपको, N का वैल्यू 1, तो PV इक्वल टू RT। अब यहाँ देखो, अब R जो है ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट, कांस्टेंट। और टेम्परेचर भी इस सिस्टम में कांस्टेंट है। तो भैया मेरे R और T दोनों आपका यहाँ पर मेरे को कांस्टेंट मिला, तो इसका मतलब PV ऑल्सो भी कांस्टेंट, PV ऑल्सो भी कांस्टेंट। तो आप इसको लिख सकते हो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, मतलब P1 बाई P2 इक्वल टू V2 बाई V1। ये बना आइसोथर्मल इक्वेशंस, है ना। P1 का मतलब इनिशियल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर। P2 का मतलब फाइनल प्रेशर, फाइनल प्रेशर। V2 का मतलब फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम। और V1 का मतलब इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम, है ना। तो ये सारा आपका फंक्शंस है, ठीक है। अब हम लोग इसको, इसके आगे का टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल तो इतना तक हम अपना वीडियो को कंक्लूड करते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में। आइसोथर्मल का वर्क डन के बारे में सीखेंगे, और उसके बाद आइडियाबैटिक का वर्क डन के बारे में बहुत सारा टॉपिक अगले क्लास में सीखेंगे। तब तक के लिए मुझे अलविदा, इजाजत, ठीक है। थैंक यू।